इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, काफी सुना है इसके बारे में। आज जरा इसे खोलकर देखते हैं कि ये कानून असल में कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करता है। हमारे पास इस एक्ट के कुछ हिस्से हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि कब कोई प्रॉमिस या कोई समझौता लीगली बाइंडिंग बनता है। तो आज का मिशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन और उसके जरूरी एलिमेंट्स को क्लियर करना। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा अग्रीमेंट एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है और कौन सी बातें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं। राइट, तो कहां से शुरू करें? शायद सेक्शन 2H से। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है जो कानून द्वारा लागू किया जा सके, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हाँ, तो इसमें दो मेन पार्ट्स हो गए। एक तो हुआ अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब कानून उसे इन्फोर्स कर सके। ठीक है, तो पहले अग्रीमेंट को समझते हैं। सेक्शन 2E में इसकी बात है ना? हाँ, सेक्शन 2E कहता है अग्रीमेंट है हर प्रॉमिस और प्रोमिसेस का हर सेट जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो। प्रॉमिस और कंसिडरेशन। अच्छा, और ये प्रॉमिस कैसे बनता है? सेक्शन 2B शायद? एग्जैक्टली। सेक्शन 2B बताता है कि जब किसी प्रपोजल पर सहमति मतलब असेंट मिल जाती है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेप्टेड प्रपोजल ही प्रॉमिस बनता है। सिंपल टर्म्स में मतलब स्टेप 1 किसी ने ऑफर दिया, हाँ, स्टेप 2 दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, अपनी सहमति दी, राइट, स्टेप 3 तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और वो बन गया प्रॉमिस। ठीक है, तो अग्रीमेंट हुआ इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। बिल्कुल, एक पार्टी प्रस्ताव रखती है, दूसरी मंजूर करती है और दोनों के बीच कुछ लेन देन मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए। गॉट इट। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उस अग्रीमेंट से एक लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होनी चाहिए, एक कानूनी जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जिसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट लागू करवा सके। अगर कोई पार्टी मुकर जाए तो दूसरा कोर्ट जा सके। अच्छा, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, ये सुना है, जैसे वो सोर्स वाला एग्जाम्पल, पिता का बेटे को पॉकेट मनी देने का वादा। बिल्कुल, वो एक सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। उसमें पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं होता। बेटा पॉकेट मनी के लिए पापा पर केस नहीं कर सकता है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ उन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन से डील करता है जो अग्रीमेंट से पैदा होती हैं। मतलब स्टेटस ऑब्लिगेशंस, जैसे सोर्स में था परिवार का पालन पोषण करना, वो इस एक्ट के दायरे से बाहर हैं। हाँ, वो लीगल ड्यूटीज तो हैं, पर वो अग्रीमेंट से नहीं, स्टेटस से पैदा होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आती। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये फॉर्मूला हुआ। परफेक्ट। जैसे वो कार बेचने वाला एग्जाम्पल था, सोर्स में ए बी को 2 लाख में कार बेचने का अग्रीमेंट करता है, या अग्रीमेंट है, कंसिडरेशन है कार और पैसा, और ये लीगली इन्फोर्सेबल है। ए को कार देनी होगी, बी को पैसे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। पर वो जो कंफ्यूजन होता है अक्सर, अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, उसको थोड़ा और साफ कर सकते हैं? मेन डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मीनिंग तो क्लियर है। अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। राइट। स्कोप का फर्क है। अग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है, इसमें लीगल अग्रीमेंट्स भी आते हैं और सोशल अग्रीमेंट्स भी, जैसे दोस्तों का मूवी जाने का प्लान। जबकि कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। हाँ, इसमें सिर्फ लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट्स आते हैं। फिर लीगल ऑब्लिगेशन का फर्क है। अग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन बने ये जरूरी नहीं, सोशल अग्रीमेंट्स में नहीं बनती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से तो बनती है। पार्टीज को लीगल राइट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए वो कहावत है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट तो होते ही हैं, पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मेक सेंस। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या चाहिए होता है? सेक्शन 10 कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, सेक्शन 10 कुछ बेसिक कंडीशंस बताता है, जैसे कि अग्रीमेंट पार्टीज की फ्री कंसेंट से हो, वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, मतलब योग्य हो, और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, मतलब गैर कानूनी ना हो, और वो अग्रीमेंट ऐसा ना हो जिसे कानून ने एक्सप्रेसली वॉइड मतलब शुरू से ही व्यर्थ घोषित कर रखा हो। ओके। लेकिन सेक्शन 10 इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये पूरी लिस्ट नहीं है।
कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में सीधे तौर पर नहीं लिखे पर उतने ही इम्पोर्टेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा, जैसे कि क्या? सबसे पहला 2 पार्टीज। बहुत बेसिक है पर जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। एक सेलर है तो एक बायर होना चाहिए। जैसे वो सोर्स में गुजरात वर्सेस रमनलाल केस का जिक्र था। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, पार्टनर्स ने एसेट्स आपस में बांटे। कोर्ट ने कहा ये सेल नहीं है क्योंकि पार्टनर्स खुद ही जॉइंट ओनर्स थे, वो बायर सेलर नहीं थे एक दूसरे के लिए। और ये पार्टीज कौन हो सकते हैं? सिर्फ इंसान? नहीं, नेचुरल पर्सन्स यानी इंसान तो हो ही सकते हैं, साथ ही लीगल एंटिटीज जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज भी पार्टी बन सकती हैं। ठीक है, पहला हुआ 2 पार्टीज। दूसरा एसेंशियल क्या है? दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। पार्टीज का इरादा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करने का होना चाहिए। उनका इंटेंट होना चाहिए कि अगर वादा पूरा न हो तो कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये वही पॉइंट है जो सोशल एग्रीमेंट्स पे लागू होता है। हाँ, बिल्कुल। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में आमतौर पर यह माना जाता है कि लीगल रिलेशंस बनाने का इरादा नहीं था। जैसे वो फेमस केस है बैलफोर वी बैलफोर का। हाँ, सुना है, पति पत्नी वाला। हाँ, पति ने विदेश में काम करते हुए पत्नी को मेंटेनेंस अलाउंस देने का वादा किया था। बाद में रिश्ते बिगड़े, पति ने पैसे देना बंद कर दिया। पत्नी ने केस किया, पर कोर्ट ने कहा यह एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। पार्टीज का इरादा इसे लीगली बाइंडिंग बनाने का नहीं था। मतलब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। घर के वादे अलग, बिजनेस डील्स अलग। बिल्कुल। जैसे सोस में एक और एग्जाम्पल था, पिता का बेटे को सीए पास करने पर पैसे देने का वादा। ये भी सोशल या फैमिली अरेंजमेंट है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट माल बेचने का है और पेमेंट 30 दिन में होनी है, तो यहाँ साफ है कि इंटेंशन लीगल रिलेशंस बनाने का है। ओके, तो 2 पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तीसरा है अदर फॉर्मेलिटीज। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कानून कुछ खास फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे रिटन होना। हाँ, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर रिटन होते हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन जायदाद की सेल या ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। तो अगर कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए या उस पे विटनेस के साइन होने चाहिए या वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। समझ गया। और चौथा एसेंशियल? टर्म्स का क्लियर होना। बिल्कुल। चौथा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एग्रीमेंट की शर्तें एकदम क्लियर होनी चाहिए, वेग या एम्बिगुअस नहीं। अगर टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो कोर्ट उसे इन्फोर्स कैसे करेगा? जैसे सोर्स का एग्जाम्पल, ए बी को 100 टन तेल बेचने का वादा करता है। पर कौन सा तेल? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल? पता नहीं। एग्जैक्टली पता नहीं। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। या फिर एक और एग्जाम्पल, कोई अनिश्चित काल के लिए इनडेफिनेटली जमीन लीज पर दे दे, ये भी सर्टेन नहीं है, वैलिड नहीं होगा। टर्म्स डेफिनेट होने चाहिए। राइट। और आखिरी एसेंशियल 5वां है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अग्रीमेंट जिस काम को करने के लिए किया गया है वो काम करना पॉसिबल होना चाहिए। आप किसी इम्पॉसिबल काम को करने का अग्रीमेंट नहीं कर सकते, कानून उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता। जैसे वो सोर्स में था, जादू से खजाना ढूंढना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या कोई कहे कि मैं 2 पैरेलल लाइंस को मिला दूंगा, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होता है। एक्ट इटसेल्फ शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। तो ये सारे एसेंशियल्स हुए 2 पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, फॉर्मेलिटीज इफ एनी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। साथ में सेक्शन 10 वाली बातें, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। हाँ, ये सब मिलकर एक अग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कैजुअली किया गया वादा या समझौता नहीं है, इट्स सीरियस बिजनेस। बिल्कुल, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसे कानून मान्यता देता है, जिसे कोर्ट एनफोर्स करवा सकता है, और इसके लिए इन सब शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी बातचीत में कितने ही एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जो शायद कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते। सही कहा।
शायद इसलिए कि उनमें लीगल रिलेशन बनाने का इरादा नहीं होता, या टर्म्स उतने क्लियर नहीं होते, या कंसिडरेशन नहीं होता। तो कहाँ पर एक कैजुअल प्रॉमिस खत्म होता है और एक लीगली बाइंडिंग जिम्मेदारी शुरू होती है, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये लाइन कई बार काफी धुंधली, काफी ब्लरी भी हो सकती है। ये गौर करने लायक पॉइंट है कि हम कब सिर्फ एक वादा कर रहे हैं और कब हम एक लीगल ऑब्लिगेशन बना रहे हैं।